उस्ताद चौधरी अपने इलाके का माना हुआ आदमी था, किंतु उसमें एक ही खराबी थी। वह यह कि उसे दूसरों को उल्लू बनाने में मजा आता था। जिस दिन दो चार को उल्लू ना बनाता उस दिन उसे चैन न पड़ता। एक दिन उस्ताद ने सोचा क्यों ना शहर वालों को उल्लू बनाया जाए। सोचकर उसने शहर जाने का इरादा किया। चलने की तैयारी जब कर ली तो देखा जेब में पैसा नहीं है। अब क्या किया जाए? वह चौधरानी से बोला, क्यों जी, घर में कोई चीज है? चौधरानी ने बताया, शेर भर घी होगा, इसी को बेचकर अपना काम चलाओ। अरे हट पगली, शेर भर घी क्यों खराब किया जाए, पाव भर काफी है। उस्ताद ने एक मटकी में गले तक मिट्टी भर ली और ऊपर से पाव भर घी थोप दिया। मटकी घी से भरी भरी दिखने लगी। मटकी हाथ में लेकर उस्ताद जी शहर की ओर चल पड़े। शहर में गली बाजार और मोहल्लों से होते हुए वे एक सुनार की दुकान पर जा पहुंचे। देखा दुकान पर चांदी की मुठ वाली एक सुंदर तलवार लटक रही है। देखकर उस्ताद जी की आंख ललचा गई। वाह क्या चीज है, सोचा बात करनी चाहिए। सौदा पट जाए तो मजा आ जाएगा। मटकी को दुकान के आगे रखते हुए पूछा, भाई लाला, तलवार कितने की होगी? अपनी गंजी खोपड़ी को खुजलाते हुए लाला जी बोले, तलवार तो सस्ती है, लेकिन तुम कहाँ से आए हो और इस मटके में क्या है? चौधरी बोला, मैं गांव से आया हूँ लाला, इस मटके में गांव का घी है, एकदम शुद्ध और ताजा घी। देखकर लाला के मुंह से लार टपकाने लगी। बोला, देखो चौधरी, यह तलवार भी शुद्ध चांदी की है। इसे बनाने में भी बहुत पैसा लगा है, पर मैं देख रहा हूँ कि तलवार तुम्हें बहुत पसंद है, तो ले लो। तुम्हारे इस घी के बदले में मैं अपनी तलवार तुम्हें देता हूँ। चौधरी को उम्मीद न थी कि सौदा इतना सस्ता पड़ जाएगा। उसने तलवार को म्यान से निकाला और खूब अच्छी तरह देखभाल कर फिर म्यान में खोस दी। इस सौदे के कारण दोनों की जान पहचान हो गई। लौटते हुए लाला जी बोले, चौधरी, अगली बार आओ तो जितना हो सके उतना घी साथ लेते आना, बदले में अपनी पसंद की कोई दूसरी चीज लेते जाना। अगली बार तुम्हारी चौधरानी के लिए ऐसी अंगूठी बनाकर दूंगा कि जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बन के रहेगी। अच्छा, कहकर चौधरी चल दिया। उसे डर था कहीं उसके रहते भंडा न फूट जाए। वह फुर्ती से निकल गया। वापस लौटते हुए जब वह जंगल में पहुंचा तो सोचा क्यों न तलवार की परीक्षा ली जाए। उसने तलवार को म्यान से निकाला और जोर से एक पेड़ के तने पर दे मारी। पेड़ पर लगते ही तलवार मिट्टी बनकर जमीन पर बिखर गई। देखकर चौधरी का मन खराब हो गया। वह बोला, वाह लाला, तू तो मेरा भी बाप निकला। उधर लाला जब घर पहुंचा तो घरवाली को अपनी समझदारी की बात बताई, किंतु जब मालूम पड़ा कि मटके में मिट्टी भरी पड़ी है तो मन ही मन उसी अक्ल की दाद देने लगा। कई दिन बीत गए। एक दिन चौधरी ने सोचा कि लाला के पास चलना चाहिए। उसने अपनी लाठी चादर उठा ली और शहर जा पहुंचा। लाला जी अपनी दुकान पर जमे थे। चौधरी को देखते ही उठकर स्वागत किया। पूछा, कहो उस्ताद जी, तलवार कैसी रही? चौधरी ने उत्तर दिया, उस्ताद, चीज तो लाजवाब थी, बहुत उम्दा चीज रखते हो, लेकिन घी में भी खूब स्वाद आया होगा। लाला जी को हंसी आते आते रुक गई। बोले, गांव के शुद्ध घी में स्वाद ना आए तो लोग क्यों गांव से घी मंगवाएं? लाला जी ने चौधरी को प्रेम से अपने पास बिठा लिया। उठकर चिलम भर ली और बोले, उस्ताद जी, अब तो 2-4 दिन यहीं रहो। चौधरी ने बात मान ली। शाम को खूब चकाचक भोजन बना। खाने के लिए दोनों अलग अलग आसनों पर बैठे। 2 थाल सामने आए। लाला जी ने सोने के थाल में खाना लगाकर चौधरी के आगे रखा और स्वयं चांदी का थाल ले लिया। सोने का थाल देखते ही चौधरी खाना पीना भूल गया। सोचने लगा किस तरह थाल को उड़ाया जाए। खाना खत्म हुआ तो आंगन में दोनों की खाटें बराबर लगा दी गईं। अपनी अपनी खाटों पर बैठकर दोनों चिलम पीने लगे। थोड़ी देर बाद लाला जी को नींद आ गई। जब वे खर्राटे भरने लगे तो चौधरी थाल निकालकर उसे एक कीचड़ वाले तालाब में दबा आया। अब वह बेफिक्री से सो गया। सुबह लाला जी की आंख खुली, देखा थाल गायब है। लाला जी ने सोचा जालिम ने कमाल कर दिया, रातों रात काम बना लिया। चौधरी के जूतों पर तालाब की कीचड़ लगा देख समझते देर न लगी कि थाल तालाब के कीचड़ में दबाया गया है। चौधरी जब तक नींद में पड़ा रहा, लाला जी कीचड़ में दबे थाल को निकाल लाए। सुबह आंख खुलने पर चौधरी ने वापस लौटने की जल्दबाजी की। बोला, मुझे आज जल्दी ही चले जाना था, लेकिन आंख खुली नहीं।
कोई बात नहीं, खाना खाकर चले जाना, कहकर लाला जी ने उसे रोक लिया। दिन में जब दोपहर के खाने पर चौधरी ने सोने का थाल अपने आगे पाया, उसकी आंखें खुल गईं। लाला तो बहुत धनवान मालूम पड़ता है। बोला, लाला जी आपके पास तो ऐसे कई थाल होंगे। ना ना, एक ही थाल है, वह भी बहुत पुराना हो चुका है। लाला का उत्तर सुनकर चौधरी ताड़ गया कि लाला भी कम उस्ताद नहीं है। वह रातों रात थाल तालाब से निकाल लाया है। उसके चेहरे पर थाल के निकल जाने का दुख था, लेकिन अपना दुख उसने जाहिर न होने दिया। खाना खाने के बाद दोनों ने प्रेम से हुक्का पिया। अब वे एक दूसरे को अच्छी तरह जान गए थे। थोड़ी देर बाद लाला जी चौधरी से बोले, उस्ताद भलाई इसी में है कि हम आपस में मिलकर काम करें। कहीं परदेश चले जाएंगे तो कुछ कमा ही लेंगे। तुम्हारी और हमारी अक्ल भी एक जैसी है, इसलिए हम बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हैं। सोच विचार कर चौधरी बोला, मंजूर है। हम लोग कहीं दूर देश चले जहाँ कोई हमें न जानता हो। बात पक्की हो गई और अगले ही दिन दोनों परदेश के लिए निकल पड़े। चौथे दिन वे एक नवाब की रियासत में जा पहुंचे। मालूम हुआ कि रियासत के नवाब की 10 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है और सारे शहर में मातम छाया हुआ है। दोनों मित्रों ने इस वातावरण से फायदा उठाने की सोची। नवाब के संबंध में पूरी जानकारी लेने के बाद उन्होंने भेष बदल लिया। लालाजी भारी भरकम शरीर के थे। साहूकार की वेशभूषा पहनकर वे साहूकार बन गए और चौधरी कान में पेंसिल लगाकर उनका मुनीम बन गया। कागजों का एक बंडल लाल बस्ते में लपेटकर वह सेठ जी के साथ दरबार में जा धमका। आज नवाब का मृत्यु भोज दिया जा रहा था। दरबार में मुल्ला मौलवी और दूसरे कई लोग इकट्ठा हुए थे। साहूकार को दरबार में आया देख सभी ने उनकी आओ भगत की। कुछ देर शांति से बैठने के बाद मुनीम जी ने बड़े मौलवी से पूछा, नवाब साहब कहीं बाहर गए हैं क्या? मुनीम की बात सुनकर मौलवी उदास हो बोला, अमा मुनीम जी, नवाब साहब तो खुदा को प्यारे हो गए। आज उनका मृत्यु भोज दिया जा रहा है। मौलवी की बात सुनकर उन दोनों ने ऐसी सूरत बना ली मानो उनका कुछ छीन लिया गया हो। साहूकार तो बेहोशी हो गए। उसकी यह दशा देख दरबार में खलबली मच गई। रोना धोना शुरू हो गया। तभी नवाब का बड़ा लड़का वहां आ पहुंचा। मुनीम ने बताया कि 10 वर्ष पहले नवाब साहब ने सेठ जी से 10,000 रुपये लिए थे। दोस्ती के नाते लिखा पढ़ी कुछ नहीं की थी, इसलिए सेठ जी बेहोश हो गए हैं। सुनकर दरबारियों को आश्चर्य हुआ। ठंडा पानी मंगाकर सेठ जी के सिर पर डाला गया। उन्हें होश में लाने की कोशिश की गई। होश में आकर सेठ ने एक बार आंख खोली और जोर से चिल्लाए, नवाब साहब, मेरे 10,000 रुपये। हाय 10,000, यहाँ नहीं तो जन्नत में आकर तुमसे ले लूंगा, कहकर वे फिर बेहोश हो गए। देखकर मौलवियों ने सोचा, यह बनिए की जात कहीं पैसे के पीछे जान दे दी तो आफत खड़ी हो जाएगी। नवाब साहब का लड़का भी घबराया। बोला, खुदा के लिए सेठ की जान बचाओ, मौत का दाग हमारे माथे पर ना लग जाए। मैं अभी सारी रकम चुकता कर दूंगा। सेठ को होश में लाया गया। पूछा, सेठ जी, आपके पास कोई सबूत है कि मेरे वालिद ने आपसे 10,000 रुपये लिए थे? लड़के की बात सुनकर सेठ बोला, सबूत तो कोई नहीं, किंतु यदि मैं सच्चा हूं तो नवाब साहब की कब्र पर चलो। नवाब साहब खुद बोलेंगे कि रुपए लिए हैं या नहीं। सबने सेठ की बात मान ली। तय हुआ कि आज रात को ही कब्र पर चला जाए। वहां से चले जाने पर सेठ और मुनीम दोनों ने मशवरा किया। सेठ बोला, चौधरी, अंधेरा होने के पहले ही तुम कब्र में घुस जाना, डरना मत। नवाब का लड़का जब नवाब से पूछे तब ठीक ठीक जवाब देना। चौधरी बोला, मियाँ घबराते क्यों हो, बेफिक्र रहो, लेकिन बरखुरदार कहीं रुपया लेकर चंपत ना हो जाना। ऐसा ना हो कि मैं कब्र में ही पड़ा रहूं और तुम गुलछर्रे उड़ाते रहो। बात पक्की हो गई। आधी रात के समय नवाब की मजार पर सारे शहर के लोग इकट्ठा हो गए। कब्र के किनारे एक तरफ सेठ जी खड़े थे, दूसरे किनारे नवाब के साहबजादे आकर खड़े हो गए। कब्र पर झुककर साहबजादे ने पूछा तो आवाज आई, हाँ बेटे, कुछ वर्ष पहले सेठ जी ने मेरी मदद की थी। तुम उन्हें 10 के बजाय 15,000 रुपये दे दो। उनका एहसान मैं आज भी नहीं भूल सकता। सुनकर लोग सन्नाटे में आ गए। सेठ जी सच्चे साबित हो चुके थे। दूसरे दिन जल्दी ही 15,000 की थैली सेठ जी को सौंप दी गई। 15,000 चांदी के सिक्के लेकर सेठ जी के कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे। मन में स्वार्थ तो भरा ही था,
सोचा अब कौन जाकर चौधरी को कब्र से निकाले, किसी ने देख लिया तो सारी रकम जाएगी और ऊपर से जूते जो पड़ेंगे सो अलग। चौधरी किसी तरह स्वयं निकल आए तो ठीक है, ना निकला तो वहीं उसका राम नाम सत हो जाएगा। सोचकर सेठ बगल में गठरी दबाए तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा और चौधरी को वहीं कब्र में फंसा हुआ छोड़कर अपने घर आ गया। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया।